इज पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी वो कह रहा है कि कोई होता है कि पैदा हुआ तो खुद कोई की पर्सनैलिटी होती है, बट पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने सोशल सर्कल से, आप अपनी एज के साथ जिसे आप डेवलप करते हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हैं, जिसे आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से, आप अपने सराउंडिंग से क्या मतलब निकालते हैं चीज़ों का, इजम्पशन क्या इज्यूम करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आप इज्यूम करते हैं कि जो ये मेरा सबऑर्डिनेट है ये एक टाइम पे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, दिस इज योर परसेप्शन। और आपको लगता है कि इसे मैं कम काम ही दूँगी, इतना काम कर पाएगा। तो ये आपका परसेप्शन है जिसने आपका बिहेवियर डेवलप किया उस सबऑर्डिनेट के लिए। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज कि आपका क्या दृष्टिकोण है लाइफ को, मतलब आप किस तरीके से लाइफ को देखते हैं, इज़ योर एटीट्यूड। आपको ये लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा काम दिया जा रहा है तो आपका एटीट्यूड है कि मुझे इसलिए ज़्यादा काम दिया जा रहा है क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं उस लायक हूँ कि मुझे काम दिया जाता है। एक एटीट्यूड ये हो गया। एक एटीट्यूड हो गया कि हाय सारा काम ही मुझे दे देते हैं, लगता है किसी और को यहाँ काम करना ही नहीं है, कि आप उस चीज़ को एज बर्डन ले रहे हो। तो ये भी आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर वर्क। तो एटीट्यूड भी धीरे धीरे डेवलप होता है। अब पहले आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप धीरे धीरे उसको चेंज कर सकते हो। वैल्यूज़ इज जो आपको बताती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो आपकी जो वो इनर सेल्फ है जो आपको रिस्पॉन्ड करती है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, ये कहाँ से आती हैं, ये सब चीज़ें वैल्यूज़ से आती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बेटा नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। हमने बात कर ली कि क्या क्या रीज़न होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के। अब वो कह रहा है कि जब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहले देखो बेटा, जो ये बीच के दो फैक्टर्स हैं इस डायग्राम में, इनहेरिटेड या इंडिविजुअल और लर्नड, ये हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है सेम एज ह्यूमन बिहेवियर। जो ऊपर पढ़ा हमने कि हमारे बिहेवियर को, मेरे इनहेरिटेड फैक्टर्स जो बाय बर्थ मुझे मिली हैं एंड द लर्न फैक्टर्स वेयर आई हैव लर्नड इट, छोटे से बड़े होते हुए अपने सोशल सर्कल में, अपने उठने बैठने में जो चीज़ें मैंने सीखी वो वाले फैक्टर्स। अब दो फैक्टर्स इसमें और हैं, डैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो मेरे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं और जो मुझे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं काम करने जाती हूँ, अगर मुझे अच्छा इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे रिवॉर्ड्स, अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो डैट विल चेंज माय एटीट्यूड और माय बिहेवियर। अगर मुझे अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा, पे पैकेज मेरा कम है, तो मेरा बिहेवियर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ सोशो कल्चरल फैक्टर। कहते हैं ना इंसान एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। तो अगर वहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से एक ग्रुप बना हुआ है, कल्चरल वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, तो मेरा बिहेवियर विल बी डिफरेंट। अगर अच्छा नहीं होगा तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स आर कि क्या जो उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या मेरे बिज़नेस को फेवर कर रही है या फेवर नहीं कर रही, या जो भी मैं स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग की डेवलप कर रही हूँ वो जो रूलिंग पार्टी है उसको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, तो वो भी मेरे ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ लीगल एनवायरनमेंट वो कह रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं वहाँ पर प्रॉपर, तो लीगल वो एक स्टैंडर्ड बन जाएगा कि आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी आपका बिहेवियर डेवलप होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा फैक्टर है इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप रहते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपके फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल फैसिलिटीज़। अगर अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर एयर है, वेंटिलेशन है, पेनिट्री सर्विसेज हैं, तो आपका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। अगर क्लियर स्ट्रक्चर है, इजी स्ट्रक्चर है, तो आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिफ़िकल्ट है, आपको समझ ही नहीं आता आपको किसको रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, तो आपका बिहेवियर अलग होगा। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप इज़ कि अगर आपको गाइडेंस देने वाला बंदा बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरीके से उसने आपसे काम कराना है, ही इज़ लाइक योर फ्रेंड, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको डायरेक्शन देता है, तो आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर
आपका जो लीडर है स्ट्रिक्ट, वो आपकी सुनता नहीं है, तो आपका बिहेवियर अलग होगा काम करने का। रिवॉर्ड सिस्टम, मैंने इकोनॉमिक सिस्टम में भी ये बताया था कि इफ़ देयर इज़ अ गुड रिवॉर्ड सिस्टम देन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी डिफरेंट, और अगर रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा नहीं है तो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी डिफरेंट। तो ये सारे जो ये फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना बेटा, अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड कि पर्सनैलिटी, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। देखो बेटा, पर्सनैलिटी का मतलब होता है द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के को, इज़ कॉल्ड एज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में लुक्स नहीं आती, पर्सनैलिटी के अंदर आप कितने सुंदर हैं नहीं आता। पर्सनैलिटी इज़ आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो। आपके इनहेरिटेड हैं आपकी लुक्स, आपकी हाइट, आपका कलर, पर जो आपको गिवन चीज़ है उसमें आप किस तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं इज़ कॉल्ड एज पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं पर्सनैलिटी के, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं पर्सनैलिटी के। 2 फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, बहुत ईजी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स। बायोलॉजिकल मतलब जो आपको इनहेरिटेड है, जो हमने इनहेरिटेड फैक्टर्स पढ़े थे इसमें वो आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें आपको इनहेरिटेड होती हैं, आपको आपकी हाइट, आपका कलर, आपके फीचर्स, ये सारे, आप ब्रेन, ये सब चीज़ें क्या हैं आपको इनहेरिटेड हैं। तो ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजिकल जीन्स की वजह से आपके अंदर आए। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि जो आपके सराउंडिंग्स की वजह से आपके ऊपर जिन चीज़ों ने इम्पैक्ट डाला और उनकी वजह से आपके जो पर्सनैलिटी बनी, वो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ कल्चर, मैं जिस कल्चर से बिलोंग करती हूँ कहीं ना कहीं वो मेरी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा कि ये इस वो कल्चर का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे आता है। नेक्स्ट इज़ फैमिली, टू द फैमिली आई बिलोंग, अगर मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है तो वो मेरी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगी। अगर मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है, खुले विचारों की है, तो वो चीज़ भी मेरी पर्सनैलिटी के अंदर आपको शो होगा। नेक्स्ट इज़ सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या हो गए? सोसाइटी, मेरा किस सोसाइटी में उठना बैठना है विल अफेक्ट माई पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज सिचुएशनल, वो कहता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कोई बंदा बहुत चुप रहता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, दबा दबा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सहमी सहमी सी है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी उसकी लाइफ में जो वो ऐसा है, या वो कोई बहुत बोल्ड है, कुछ भी बोल देता है, डरता नहीं कुछ करने से, तो उसके लिए भी यही कहा जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी इसलिए है कि कुछ फैक्टर्स हुए होंगे, सिचुएशंस हुई होंगी जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बेटा पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाला जो ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक आपके बुक में पेज नंबर 50 पर है। इसमें ना पहले एक टेबल दी गई है बेटा, उस टेबल में ना 16 प्राइमरी ट्रेट्स दिए गए हैं। आप वो ट्रेट पढ़ोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि आप कौन सी पर्सनैलिटी के ट्रेट हो। जैसे इसमें फॉर एन एग्जांपल कहीं लिखा होगा रिजर्व पर्सनैलिटी और कहीं लिखा होगा आउटगोइंग दूसरी तरफ। तो रिजर्व पर्सनैलिटी कौन सी? जो बहुत चुप चुप रहता है, अपने में रहता है, उसको कहीं आना जाना पसंद नहीं होता। एंड आउटगोइंग कैसी हुई? जो बहुत आउटगोइंग है, उसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, बाहर जाना घूमना अच्छा लगता है। तो अब आप जब वो 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ोगे पेज नंबर 51 पर, और आप कमेंट बॉक्स में अभी इसको पॉज करके पहले आप बुक उठाओगे और वो वाले ट्रेट्स पढ़ोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि मैम मैं सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ, मैम मैं बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, या मैम मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। किस टाइप की पर्सनैलिटी हो आप वो मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब 2 ही टॉपिक रह गए बेटा, थोड़ा सा है, सुन लो, थको मत, और फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब जो ये 16 ट्रेट्स दिए थे, इसको हमने इन शॉर्ट कर दिया 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, कि ये 5 इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। फर्स्ट इज़ एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब होता है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अग्री। जैसे मैंने आपको कुछ कहा, आपकी क्लास में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे ओके मैम ऐसा कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऐसा क्यों करें, हम तो नहीं करते, ये क्या
क्या बात हुई। तो एग्रीएबलनेस का मतलब होता है व्हेन यू गेट अलोंग विद अदर्स, कि आप एडजस्ट करते हो, अग्री करते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कर लेंगे। ये सही या गलत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप किस पर्सनालिटी के हैं। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वेदर यू गो अलॉन्ग विद अदर्स या आप अपना कोई एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो और उसका आप स्टैंड लेते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि कितना कॉन्शियस हो आप काम करते टाइम, कितने गोल्स पर आप एक टाइम पर फोकस कर सकते हो। तो इसमें वो कह रहा है कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत क्रिस्टल क्लियर काम करना पसंद करती हैं, उन्हें एकदम परफेक्शन चाहिए काम में। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ स्मॉल गोल्स के ऊपर फोकस करती हैं, उनको लगता है कि जितना काम मैं करूं उतना काम मैं अच्छे से करूं। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो लार्ज नंबर ऑफ गोल्स पर फोकस करती हैं और उनको होता है फटाफट फटाफट बस काम ख़त्म करना है। तो आप मुझे, अब मैं बताती हूँ, मैं तो लार्ज नंबर ऑफ गोल्स वाला बंदा हूँ कि ये भी उठा लिया और ख़त्म करो काम को, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होना चाहिए, उल्टा स्मॉल ग्रुप वाला कहते हैं कि अच्छा माना जाता है क्योंकि वो स्मॉल गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेगेटिव इमोशनैलिटी। नेगेटिव इमोशनैलिटी का मतलब है बेटा कि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? यू क्राई ओवर समथिंग, यू हैव एन एंगर ओवर समथिंग, या आप सैड फील करते हो और यू फील हैप्पी, और द वे यू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इज़ योर इमोशनैलिटी। अब आप गिवन सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ये आपका इमोशनल लेवल बताता है। मैंने आपको गुस्सा किया, आपने उस चीज़ को सोचा कि मैम ने मेरे भले के लिए कहा, या आपने उस चीज़ को ऐसे लिया कि ये तो बोलती रहती है, पूरा टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। जैसे आपकी क्लास के कई बच्चे कहते हैं मैम आप मुझे ही क्यों कहते हो, तो आप कौन होते हो मुझे ये कहने वाले। सो दिस इज़ नेगेटिव इमोशनैलिटी कि एक तो उन्होंने एकदम रिएक्ट किया और उन्होंने उस चीज़ को नेगेटिवली लिया कि ये तो मुझे ही बोल रही है। एंड पॉजिटिव इमोशनैलिटी इज़ कि उन्होंने उस बात पर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने समझा कि मैम क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, मेरे अच्छे के लिए भी हो सकता है। सो व्हेन यू एनालाइज एनीथिंग एंड देन रिएक्ट इज योर पॉजिटिव इमोशनैलिटी कि आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। एंड नेगेटिव इमोशनैलिटी इज जहाँ आपका आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप डायरेक्ट आउटबर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एक्सट्रोवर्जन। बड़ा मज़ेदार, मेरा फेवरेट पॉइंट है ये। एक्सट्रोवर्जन का मतलब होता है बाहर लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, इज़ एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इज़ अपने आप में रहना, अपनी एक लिमिटेड लाइफ सीमा बनाकर चलना, चुप रहना, ग्रुप्स में काम करना पसंद ना करना, इज़ इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं? वो टीम्स में काम करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। तो अभी के अभी जल्दी जो भी वीडियो सुन रहा है वो सारे कमेंट करो कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हो या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हो। नेक्स्ट इज़ ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी ओपन कि कोई चेंज आता है तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते, दे रिस्ट्रिक्ट देयर सेल्फ कि बहुत सालों से ये चलता हुआ आ रहा है तो चलता ही जा रहा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर लाइक कि हाँ चेंज आ रहा है तो वो उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगे कि अब ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसी आ गई है तो ठीक है मैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करूँगी। भाई तुम पहले वाले एम्प्लॉय के साथ क्या करते थे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। दिस इज़ ओपननेस। ठीक है, लास्ट बेटा इसके अंदर टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस वाले में, बहुत अच्छा है ये पर्सनालिटी का क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, हमारे ऊपर है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये तो हो गए मेरे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज़ अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बेटा अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है 2 पार्ट्स में सुन लेना, पर अच्छे से सुनना है इसको। ठीक है, अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आता है सेल्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, मतलब मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ।
मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है मुझे लेकर। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा आप अपने बारे में सोचेंगे, उतना आपका जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपका रिस्पेक्ट है अपने लिए, जो आपका कॉन्फिडेंस है वर्क प्लेस पर, वो उतना अच्छा रहेगा। कुछ लोग होते हैं, उनको होता है कि येस आई एम द बेस्ट, मैं कर सकती हूँ, तो दे आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है ये तो मैं कर ही नहीं सकती, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा कैसे होगा, तो उनका सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं लो होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सब लोग अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट मत करो, पर अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है, उसे भी कम मत होने दो, उसका भी आपने विद डिग्निटी अपने आप को लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्यूलिनिज्म। मैक्यूलिनिज्म का मतलब होता है कितना आप मैनिपुलेशन को हैंडल कर सकते हो। मैनिपुलेशन को हैंडल करने का मतलब है जब आपका बॉस आपको कुछ और कहता है, पर मतलब आपका जो कलीग है आपको कुछ और कहता है, पर आपके बॉस के सामने वो उस बात को मैनिपुलेट करता है, बदल देता है, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप रिएक्ट कर जाते हो या आप उस चीज़ को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हो, इज कॉल्ड एज मैक्यूलिनिज्म। कई लोग होते हैं हैंडल कर लेते हैं, कई लोग होते हैं तिल मिला जाते हैं। मैं तिल मिला जाती हूँ कि अरे अभी तो तुमने ये कहा था, अब तुम ये कह रहे हो, ऐसा कैसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें भी हैंडल करनी आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब आता है टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटीज़। ये भी दो तरीके के लोग होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटीज़। ये बच्चे आपका मैं बताती हूँ है पेज नंबर 54 पे 5th पॉइंट। तो ये आप मुझे बताओगे कि क्या होता है टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। अब आता है इसके अंदर टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी ऑफ इवेंट्स। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी ऑफ इवेंट्स होता है कि इसके एम्बिग्यूटी मीन्स जब किसी चीज़ के डबल मीनिंग निकलते हैं। डबल मीनिंग इज़ आपका बॉस आया, उसने बोला कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, उसने आपको ये बोला उसको रिपोर्ट चाहिए, उसने टाइम नहीं क्लियरिफाई किया आपको कि उसको वो रिपोर्ट कब चाहिए। वो आपको 5 बजे बुलाता है मीटिंग में और कहता है रिपोर्ट कहाँ है। आप उसको कहते हो कि सर मुझे लगा था आपको रिपोर्ट कल चाहिए। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई ना, उसने आपको एक टाइम ही नहीं बताया कि कब तक चाहिए। कुछ लोग होते हैं इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू द मैनेजर कि सर अच्छा आपको चाहिए थे, आप मुझे 1 आवर और दो, मुझे नहीं पता था कि कब तक करना है या क्या करना है, या सर मैं आपको कल सुबह तक पक्का दे दूंगा। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस में आ जाएंगे, ओ सर आपने तो मुझे बताया नहीं था, अब मैं कैसे करूँगा, या आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी ऑफ इवेंट्स है शुड बी हाई दैट यू कैन टॉलरेट इट। और आप अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको ये क्लियर करना आना चाहिए टू योर आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ या आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम आज इसके लास्ट पॉइंट पर। आई नो ये बहुत लंबा चलता जा रहा है, पर ये अच्छा सा है तो हम कर लेंगे फटाफट, धीरे धीरे आप सुनकर कर लेना। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इन कंट्रोल ऑफ इवेंट्स। आप इवेंट्स को कंट्रोल करते हो या कंट्रोल जो इवेंट्स हैं आपको कंट्रोल करते हैं, इज़ अ बिग थिंग। कुछ हो रहा है आसपास, जैसे अभी कोविड का टाइम है तो हम लोगों को वो बहुत अफेक्ट कर रहा है। अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के खुद को संभालते हो और अच्छे से अपनी क्लासेस लेते हो बिना एक्सक्यूजेस लगाए, या आप डिप्रेशन में आ जाते हो कि हाय बाहर ये चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो दिस इज लोकस ऑफ कंट्रोल। अब बच्चे आप लोगों का काम मैंने आपको साथ साथ दिया है कि आपने क्या करना है। पहले तो ये वाली स्लाइड आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है, कॉजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और क्या फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी वाला आपने पढ़ना है, फिर आपने बुक खोलनी है जिसमें से आपने जो 16 ट्रेड्स हैं वो गो थ्रू करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन से ट्रेट को बिलोंग करते हैं। फिर आना आप बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स पर, ये हमारे मेन ट्रेट्स हैं। इसमें से आप कैसे हो, मेरा फेवरेट पॉइंट कौन सा था, एक्सट्रोवर्जन। तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं ये आप मुझे बताएंगे, और किस तरीके का एक्सट्रोवर्ट हैं या किस तरीके के इंट्रोवर्ट हैं ये आप कमेंट करेंगे। फिर आते हैं अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसमें से आपने मुझे टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी बताना है, बाकी सब रिवाइज करके अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच एंड